ठीक है, सुनो, आपको नमस्कार करते हैं। तो यह क्लास 10 है। तो द्विघात समीकरण कल पढ़ा दिए थे और द्विघात समीकरण में लगभग हम दिए आपको लगभग 20-23 वीडियो दे दिए। अगर फिर उसको पूछने का मन होगा एक दिन पूछना, द्विघात समीकरण अगर पूछने का मन है तो पूछना। और आज पढ़ा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक हो, लेसन 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण लेसन 3 है। ठीक है, देखो तो ठीक तो है, ठीक है रहा है। तो सब लोग ध्यान से देखना, आज नया लेसन हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेसन 3 नया लेसन है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे किताब लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिखा हुआ है, लेकिन खाली करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी रैखिक का लीनियर समीकरण इक्वेशन और 2 का 2 चर का वेरिएबल। तो आज इसका थ्योरी चलेगा और तब हिसाब चलेगा। देखिए थ्योरी पहले। इसका पहला पॉइंट है, ये बताए थे परिभाषा चर का, परिभाषा बताए थे चर का। चर अचर वैसी संख्याएं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। अब आराम से बैठा रहो, हड़बड़ाओगे तो नए काम निकलेगा। आराम से पहले बैठ जाए। हाँ, तो पहले परिभाषा देंगे इसका। फर्स्ट पॉइंट, चर वेरिएबल चर है। देखो संख्या दो प्रकार का, चर अचर। चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। अचर जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जैसे ABCD, ABCD है तो ये चर है। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4। तो डी माने 4 होता है। तो देखो, तो ये हो गया चर, ये क्या है, अचर है। तो ए माने 1, देखो संख्या दो प्रकार के हैं। ए मीन्स 1, बी मीन्स 2, सी मीन्स 3, जेड माने 26। तीसरे से मेरा नाम ABC, यानी ईश्वर का 1 2 3। तो ये चर, ये अचर। जैसे मान लिया तुम बैठे हुए हो, तुम अचर हो। हम चल रहे हैं तो चर हैं, हम चल रहे हैं तो चर हैं। तुम बैठे हो, अचर हो। हम चल रहे हैं तो चर हैं। तो वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है,
इसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक, ये दिन और बताए थे चर। आराम से बैठो। और दूसरा अचर है कांस्टेंट, अचर, अचर है कांस्टेंट। वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि, ये सब क्या अचर है, इचर अचर। और तब तीसरा है, ऐसे पूछे चर क्या है जी, तो वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। अचर क्या है जी, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। और तीसरा है बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद देखिए से है एकदम बहुत आराम से, पद अलजेब्राइक टर्म, अलजेब्राइक टर्म, बीजगणितीय पद अलजेब्राइक टर्म। तो चर अचर को मिलने से बीजगणितीय पद बनता है। मिला तो कि यानी चर और अचर के मिलने से, चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। चर अचर मिलने से बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे चर से एग्जाम्पल देखिए है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे 2x, तो 2 अचर है, x चर है, तो ई कौन हुआ, बीजगणितीय पद। जैसे 2x + 5y, तो 2 अचर है, x चर है, 5 अचर है, y चर है, और 8x + 3y दे रही। 8 क्या है, अचर है, x चर है, 3 अचर है, y क्या है, चर है। तो चर अचर को मिलने से बने पद को बीजगणितीय पद अलजेब्राइक टर्म कहते हैं। इसे एग्जाम्पल देखिए, ऐसे एग्जाम्पल यहां फिर देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2x है, x का ऐसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, ध्यान तो आप ध्यान है एग्जाम्पल, तो 2x, तो x का मान 1, क्योंकि x चर है, x का मान 1 2 3 अनंत तक, तो x का मान 1, तो 2 × 1 = 2, x का मान 2, 2 × 2 = 4,
x का मान 3, 2 गुना 3 बराबर 6, x का मान 4, 2 गुना 4 बराबर 8, x का मान 1 तो 2 गुना 1 बराबर 2, x का मान 2 तो 2 गुना 2 बराबर 4, x का मान 3, 2 गुना 3 बराबर 6, x का मान 4, 2 गुना 4 बराबर 8। आप देखें तो x का मान 1, 2, 3, 4, 2x बीजगणितीय पद है, 2x जो है बीजगणितीय पद है। x का मान 1, 2 गुना 1 बराबर 2, x का मान 2, 2 गुना 2 बराबर 4, x का मान 3, 2 गुना 3 बराबर 6, x का मान 4, 2 गुना 4 बराबर 8। अब देखो तो x का मान 1, 2, 3, 4 यानी बदल रहा है। यहां लिखना ऐसे कि चूंकि x का मान हमेशा बदल रहा है, इसलिए x चर है और 2 हमेशा स्थिर है, 2 हमेशा स्थिर है। और चूंकि 2 हमेशा स्थिर है, 2 हमेशा स्थिर है, इसलिए 2 अचर है। 2 क्या अचर है? 2 हमेशा स्थिर है, इसलिए 2 क्या अचर है? x का मान हमेशा बदल रहा है, इसलिए x चर है। यानी x हमें 1, 2, 3, 4 है, हमेशा बदल रहा है, x चर है। और 2 हमेशा क्या स्थिर है, 2 क्या अचर है। कितना आसान देखिए कि चर वो ऐसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे ABC से XYZ तक अचर, वो ऐसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 7 अनंत तक। अब बीजगणितीय पद अलजेब्राइक टर्म चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे 2x, 2 अचर x चर, 2x प्लस 5y, 2 अचर x चर, 5 अचर y चर, 8x प्लस 3y, 8 अचर x चर, 3 अचर y चर। तो यहाँ समझा दिए 2x, तो 2x का मान 1 तो 2 गुना 1 बराबर 2, x का मान 2, 2 गुना 2 बराबर 4, x का मान 3, 2 गुना 3 बराबर 6, 4 तो 8। तो 2 हमेशा स्थिर है, ये 2, यह भी 2, यह भी 2, यह भी 2 स्थिर है। तो 2 अचर है, x का मान 1, 2, 3, 4 यानी बदल रहा है। इस x हमेशा, इस x क्या है? चर है। समझ में आ रहा होगा? हाँ, मैसेज कर, समझा कि मैसेज कर। स्थिर है, स्थिर है, यहाँ तक मिटाइयो, मैसेज कर। समझ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये 10वीं क्लास है, लेसन 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ध्यान देना। हाँ यस सर, पूरा राइट। मुझे लगा नहीं ना फिर खत्म कर देंगे, देखिए ना। हाँ सर, यस सर जी, ठीक है। लेसन 3, 2 चर वाले, लेसन 10वीं वर्ग है ये, लेसन 3 हमारा पढ़वे दिमाग से बड़ा, तो फिर ध्यान दिया भर। अच्छा, अब देखिए चर अचर यहाँ तक पहुँच गए। तब जो चर अचर तब आ जाती हो तुम लोग 4था पॉइंट में, चौथा पॉइंट आ जाएंगे हम लोग। पॉइंट 4, चौथा पॉइंट आ जाएंगे हम लोग। तो चौथा पॉइंट में आता है हम लोग का पॉइंट 4 है। पॉइंट 4 है, 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 4 है,
तो रैखिक, लीनियर, तो रैखिक का अर्थ है एक घात। रैखिक का अर्थ है क्या? एक घात। रैखिक, रैखिक, लीनियर। इसकी परिभाषा नहीं है कि जिस चर पर एक घात हो उसे रैखिक कहते हैं। तो रैखिक का अर्थ होता है, रैखिक का होता है एक घात। परिभाषा नहीं है। रैखिक में तो लीनियर, इसका अर्थ साथ ही बोलो, थ्योरी है, समझो। अंतिम हमारे जो थ्योरी समझोगे तो हिसाब तो अर्थ बन जाएगा। रैखिक, लीनियर का अर्थ है एक घात, एक घातीय, रैखिक। अब देखिए, अब पांचवा है दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद। दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद, यानी यहां से रैखिक देखिए, लीनियर, अलजेब्राइक, अलजेब्राइक, अलजेब्राइक टर्म इनटू वेरिएबल। एकदम आराम से रही, आराम, कुछ नहीं थोड़ा करना है, देखना है। दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद, तो वैसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात होता है। देखिए भाई, तो याद कर दीजिए कि वैसा बीजगणितीय पद, इसी में परिभाषा छिपा हुआ है पॉइंट में। वैसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात होता है, तो वैसा पद जिसमें दो चर के साथ साथ, दो चर के साथ, वैसा बीजगणितीय पद इसमें दो चर के साथ साथ एक घात होता है, उसे दो चर वाले, उसे दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद कहते हैं। वैसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात होता है, उसे दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद कहते हैं। याद रखिए, जैसे देखिए एक घात, जैसे क्या देखिए, एक्स पर पावर 1 एक घात है, या एक्स लिखें, यहाँ एक छिपा रहता है। वाई, यहाँ वाई पर एक छिपा है, एक घात है, एक घात वाई। तो इसका व्यापक रूप, यानी दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप, जनरल फॉर्म,
तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या है सी। व्यापक का अर्थ क्या होता है कि इसी पर सभी डिपेंड करेगा, सभी दो चर वाले रैखिक बीज गणितीय पद। जैसे गॉड सर्वव्यापक है, भगवान सर्वव्यापक है और हम भगवान का रूप है। हम लोग भगवान का क्या है, रूप है। आप लोग तो भगवान हैं ही, बच्चे तो बच्चे मन के सच्चे, आप तो भगवान हैं ही, इससे आप लोग नमस्कार करते हैं। बच्चा तो कहेगा कि गॉड, बच्चा गॉड ही होता है। तो आप तो बच्चे हैं तो सच्चे हैं और तो गॉड हैं, हम उनका रूप हैं। उसी प्रकार जो भी समीकरण बने, जो भी पद होगा इसी के आधार पर होगा। जैसे ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इसी पर है। अपनी समझो इसका व्यापक रूप। देखिए यहाँ क्या चर है, दो चर है, x और y। यहाँ x y, अच्छा सुन लो एक बात को, ऐसे चर बताए थे ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक, ये चर बताए थे। इस लेसन में केवल एक्स वाई जेड ही चर है और ए बी सी को अचर, ए बी सी डी ई एफ को अचर पद के स्थान पर रखा गया है। इस लेसन में एक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स वाई जेड का मान निकालना है, उसी को चर माना गया है। अब बाकी को ए बी सी डी ई एफ को अचर माना गया है, अचर पद है, यानी ये चर है, इसको क्या अचर माना गया है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां इक्वल टू नॉट जीरो और बी इक्वल टू नॉट जीरो, ये ध्यान दीजिएगा। इसका व्यापक रूप हो गया। व्यापक का अर्थ होता है इसी पर दो चर वाले रैखिक बीज गणितीय पद बने। ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 5, 8x प्लस 4y प्लस 9, ए का स्थान पर 2, बी का स्थान पर 3, सी का स्थान पर 5, ए का स्थान पर 8, बी का स्थान पर 4, सी का स्थान पर 9। यानी इस पर अनंत हो सकता है दो चर वाले रैखिक बीज गणितीय पद। व्यापक यह हो गया। अच्छा, इसमें क्या चर है, दो चर x और y। इस पर क्या घात है, एक घात है, एक बने लीनियर। तो दो चर x और y है, रैखिक लीनियर, इस पर एक घात है। अब बीज गणितीय पद, तो चर अचर मिलने से क्या बनता है, बीज गणितीय पद बनता है। यहाँ क्या चर का, दो चर का, क्या घात, एक घात। यहाँ क्या चर का, दो चर का, क्या घात, एक घात। तो यह कौन रूप हुआ, व्यापक रूप हो गया। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, व्यापक समझ में आ गया होगा। इसी पर सभी डिपेंड करेगा, इसका जनरल फॉर्म हो गया, इसी पर सब लिखा गया। लिखो जी, तो 8x प्लस 9y प्लस 5, ए का स्थान पर 8, बी का स्थान पर 9, सी का स्थान पर 5 लिखा गया। अब देखिए, अब यहां सोचिए, तो बोलो क्या है, दो चर वाले रैखिक बीज गणितीय पद। देखो, जो नए ध्यान से देखता है ना, वही फिर पूछता क्वेश्चन, ध्यान न देना, पूरा मन से पढ़ा रहे हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जनरल फॉर्म, ये क्या है भाई, इसी पर समूचा दो चर वाले रैखिक बीज गणितीय पद डिपेंड करेगा। अच्छा, जहां इक्वल टू नॉट जीरो, बी इक्वल टू नो, इसका अर्थ क्या समझा। अगर तुम देता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी,
ए दो जीरो, तो ए बार जीरो, तो जीरो गुना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो जीरो गुना एक्स जीरो प्लस बी वाई प्लस सी, तो क्या बचा बी वाई प्लस सी, तो क्या चर बचा एक चर वाई। हम सभी सिखाए थे, चर की परिभाषा बताए थे ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड, लेकिन इस लेसन में ए बी सी डी ई एफ यह अचर पद के स्थान पर माना गया, चर पद के स्थान पर। इसमें चर केवल किसको माना गया, एक्स वाई जेड को चर माना गया है, यह अचर पद के स्थान पर है। आप अगर ये तुम नहीं दोगे परीक्षा में कि इसका व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आइए नहीं लिखते हो गलत हो जाएगा। क्यों, अगर ए और जीरो देते हैं, ए का मान जीरो गुना एक्स बी वाई प्लस सी, जीरो इंटू एक्स जीरो, बी वाई प्लस सी, बी वाई प्लस सी, तो बोलो यहाँ क्या चर बचा एक चर, तो ये दो चर रहा, दो चर रहा, तो ये जीरो होगा नहीं होगा। अच्छा, अब देते हो b बराबर जीरो, तो जीरो बी बराबर जीरो, तो ए एक्स प्लस बी गुना जीरो प्लस सी, ए एक्स जीरो प्लस सी, ए एक्स प्लस सी। अब बोलो ए एक्स प्लस सी, यहाँ क्या चर बचा एक चर, कौन एक्स, तो दो चर हुआ, ये क्या चर हो गया एक चर। यदि ए जीरो होगा अब बी जीरो होगा तो दो चर हुआ नहीं हुआ, केवल वाई बचा एक चर, यहाँ बी जीरो दिए तो एक चर एक्स बचा, तो समझ में आ गया होगा। तो तरह करना ए इक्वल टू नॉट जीरो, बी इक्वल टू नॉट जीरो। अगर जीरो देंगे तो चर होगा नहीं होगा, इससे दो चर के लिए हमेशा कहें दो चर वाले रैखिक समीकरणीय पद का ही व्यापक रूप है। आज जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो, बी इक्वल टू नॉट जीरो, क्यों व्हाट, तो आज हुआ है तो बोलो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या है सी, तो एक मान जीरो गुना एक्स बी वाई सी, जीरो एक्स जीरो प्लस बी वाई सी, बी वाई प्लस सी, यहाँ एक चर बचा। यहाँ बी गुना जीरो तो जीरो प्लस सी, यहाँ एक चर बचा, दो चर बचा नहीं बचा। इसे देना जरूर देना, ए इक्वल टू नॉट जीरो, जो नहीं लिखते हैं यहाँ नहीं लिखोगे तो सही है। सर एक मान जीरो देंगे दो चर होगा नहीं होगा, बी जीरो दो चर होगा नहीं होगा, इसलिए यह व्यापक रूप हो गया। तो जहां एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, ए इक्वल टू नॉट जीरो, अब बी इक्वल टू नॉट जीरो, ये क्या है एक्स का गुणांक ए, बी का गुणांक वाई, अचर पद को सी। अब बढ़ते आगे, समझ में आ रहा होगा। तब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण देखिए आ गया, अभी था बीजगणितीय पद था, अब छठा में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखी है, सुन लो अच्छा से, तो जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद
जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद अचर पद या शून्य पद के अचर पद या शून्य पद के बराबर होता है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं। सुनिए, जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद अचर पद या शून्य पद के बराबर होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसे देखिए, जैसे ax प्लस by प्लस सी अभी समीकरण है नहीं, अभी क्या है, दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद है। यदि इतना आप जीरो कर देंगे और तब हो गया ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 अभी समीकरण है, क्या चर है, दो चर है, क्या घात है, एक घात है, अभी समीकरण है नहीं है, अभी बीजगणितीय पद है। और जब कर दो 2x प्लस 5y 3y प्लस 5 बराबर 0, इस समीकरण हो गया कि 2x प्लस 3y प्लस 5 और क्या है 0, इस समीकरण हो गया। ऐसे 2x प्लस 3y या 2x प्लस 8y अब प्लस 9, अभी बोलो यह क्या है, यह बीजगणितीय पद है। और जब इतना बराबर कर देंगे, अच्छा मान लीजिए 10 देते हैं 10, तो ये क्या है, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कैसे, तो प्लस टू माइनस 2x प्लस 8y अब प्लस 9 माइनस 10 बराबर 0, प्लस टू माइनस, तो 2x प्लस 8y 9 घटाओ 10 माइनस 1 बराबर 0, 0 यहाँ आ गया। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो ये पद है, ये पद यहाँ 0 है नहीं, तो ये दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद आई हो जाएगा। जब इतना 0 हो जाएगा यह दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण, जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद अचर पद या शून्य पद के बराबर होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप इसका व्यापक रूप क्या है, तो व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। देखिए अभी ये कौन पद है, तो दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद है। और जब ax प्लस by प्लस सी बराबर क्या 0 कर देंगे तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो जहां a इक्वल टू नॉट 0 अब b इक्वल टू नॉट 0, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। तो रैखिक मतलब होता है लीनियर। रैखिक का इसकी परिभाषा नहीं होती है, जहां रैखिक है लीनियर एक घात, तो रैखिक का अर्थ क्या है, लीनियर एक घात। और दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद, उसमें परिभाषा छिपा हुआ है, वो ऐसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात होता है, रैखिक एक घात, उसे दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद कहते हैं। अच्छा, इसका व्यापक रूप ax प्लस by
प्लस सी, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो, बी इक्वल तरिया बह जाता है, ऐसे ऐसे हो गए, ए इक्वल टू नॉट जीरो और बी इक्वल टू नॉट जीरो। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद अचर पद या शून्य पद के बराबर होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसको समीकरण हो गया। ऐसे मान लिया, एग्जाम्पल नहीं है तो एग्जाम्पल ऐसे है 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, ये समीकरण हो गया। या x प्लस वाई बराबर 6, ये दो चर का समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ क्या चर है, दो चर है। क्या घात है, एक घात है, तो दो, ये भी जो समीकरण हो गया है, क्यों, प्लस तो माइनस, x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यह भी दो चर का समीकरण है, जो देख रहे हो, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और देखिए यहाँ पर दो चर, यह अचर 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 बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 6, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर है, यहाँ क्या घात है, एक घात है, रैखिक समीकरण है। नंबर, कौन नंबर, ओ हमारा तो मोबाइल नंबर है, ये हो मोबाइल नंबर हो, व्हाट्सएप हो, कभी भी तो दे सके मैसेज, किसी क्वेश्चन हमरा तुरंत बता दो, तुरंत रुक, अंतिम में लिखा दे, रुक जाओ पहले, अब पढ़वे दे मन से, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, अब पढ़वे दे मन से पहले, तब नंबर वो दे। यहाँ सब मैसेज बैठ के पढ़, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ भी ध्यान दे, हमारा कोई मैसेज पर यहाँ ध्यान दे अभी। तो बोलो, तो 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, यानी इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव 50 को आता है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है अलजेब्रा से, ऑब्जेक्टिव 50 को है, अधिक रहेगा अलजेब्रा से, इसी से निकलेगा ऑब्जेक्टिव। तो 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई, देखो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब देखें, फिर समझ ले कि ये अभी देखो, अभी जो है ये दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद है, जो तो नहीं ध्यान दिया, ध्यान दे दो। अभी पद है, ये पद है, इतना और क्या है, 0 0 या 6 या प्लस तो माइनस 6 आती है, क्या है, समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ऑब्जेक्टिव क्या आता है, बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक समीकरण के कितने हल होता है, हल क्या है, वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। दो नहीं, अनंत हल होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो नहीं ले तो आई, अनेक, अनंत, राइट, अनंत, हाँ, दो ने अनंत, तो गलती कर देनी। दो किसका होता है, वह द्वितीय का दो होता है। चीज ध्यान से सुनना, बताते हैं कैसे, देखिए है। अब देखिए ये पॉइंट, 7वां पॉइंट देखिए, इसमें ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। चलो, 7वां पॉइंट है, ये 7वां पॉइंट आपका रहा है, जो ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्टिव से बन जाएगा। हमारा पढ़ा रहा था बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आता है, याद रखिएगा। चलो, अब 7वां पॉइंट आ जा बेटे। हाँ, अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, क्या हुआ, कट गया कि
डिस्टर्ब करता है, देखें क्या है, चलिए रहा है, ठीक तो है, देखिए नेटवर्क चल तो सही से। चलो, शतमा है, ठीक है। दिक्कत बोलिए, दिक्कत अब आपका जो नेट पर देखिए बात वाला बिल्कुल धोखा दे, कुछ सिखाता है रे, ये काट दे बीचे में, कितना काट मेरा भरे नहीं है, 500 के जियो भाई नहीं। तो दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होते हैं। तो लोग दो कहा, लेकिन क्या होते हैं? अनंत हल। आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं केवल बोर्ड देखना, आज थ्योरी हो रहा है, एक बार नहीं हिलना, ऐसे करके देखते रहो बोर्ड कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है। कैसे भाई? अनंत कैसे? अनंत में क्या? अनेक, अनगिनत। ये परीक्षा में आता क्वेश्चन ऐसे, तो थोड़ा एग्जाम्पल देखिए है ऐसे है कि x प्लस वाई, देखिए है x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। देखिए यहाँ क्या चर है, बोलो वहां जोर से, क्या चर है? तो दो चर x y। क्या घात है? एक घात है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसके कितने हल होंगे? अनगिनत। अच्छा बताओ पहले, हल किसे कहते थे? जुगाड़ में बता दिए थे, हल किसे कहते हैं? सॉल्यूशन। तो चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। हम पूरा ध्यान से जब याद करें, हल सॉल्यूशन कि चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट कर देता है, उसे हल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। वहां था, मूल था। ऐसे है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 0, कितने हल? अनंत हल। क्योंकि क्या समीकरण है? एक समीकरण। तो दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होते हैं। कुछ भी बोल दे, इससे जैसे x प्लस वाई 6, तो या कोई मान निकाल लो, तो y बराबर 6 माइनस, इसका हल करें, माइनस x। अब तुम x का मान दो, अपने मन से दो, x का मान दे दो एक दे दिए ना, तो जे तुम अंदर दे लो, माइनस 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर 6 माइनस माइनस 1, तो 6 माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो गया। और x का मान -1 दिए, तो y बराबर 6, ये माइनस पहले से, x का मान -1 दे दिए, तो माइनस माइनस प्लस, 6 क्या है? 7। x बराबर 0, तो y बराबर 6 माइनस 0 बराबर 6। x बराबर 1, तो y बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5। जितना तुम मान दो। x बराबर 2, तो y बराबर 6 माइनस 2, देखिए y बराबर 6 माइनस 2, तो 4, सब हो जाएगा हल। x बराबर 100, x बराबर 100 दे दो, तो y बराबर 6 माइनस x, तो 6 माइनस 100, तो -94। बोली यानी x प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस x। x का मान -1 दिए, x y लिखे, 6 लिखे, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 1 7,
x मान 0 तो y बराबर 6 माइनस 0 तो 6, x का मान 1 तो y बराबर 6 माइनस 1 तो 5, x का मान 2 तो y बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4, x का मान 100 तो y बराबर 6 माइनस 100 बराबर माइनस 94। अब बोलो तो x का जो भी मान देंगे y का मान आएगा। x का मान -1 तो y का मान 7, x का मान 0 y का मान 6, जितना दे सकते हो अनंत। तो x के प्रत्येक मानों के लिए, x के प्रत्येक मानों के लिए y का मान संभव है। नहीं तो कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अच्छा लिख लेते हैं हल। सॉल्यूशन या मूल। इसे देखिए, जैसे x प्लस वाई बराबर 6, x का मान -1 और y का मान 7, 6 तो 7 घटाओ -1 तो 6 बराबर 6, संतुष्ट कर गया। तो चर का यानी x प्लस वाई बराबर 6, तो चर का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसे हल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, मूल कहते हैं। x का मान -1 आया था, y का मान 7, तो -1 प्लस 7 घटाओ 1 6 बस सही है। अब देखिए 0, x का मान 0 दिए थे और y कितना आया था 6 बराबर 6, तो 6 बराबर 6 संतुष्ट। LHS बराबर RHS। x का मान 1 तो y का मान 5 तो बराबर 6, तो 6 बराबर 6 सब संतुष्ट कर रहा है। इसलिए एक चर वाले एक रेखीय समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। समझ आ गया बात को? अब चलते हैं आगे। नहीं तो ये समझा, ये समझ में आया? हाँ समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो बढ़ते आगे, चलो। हाँ जी सर, ठीक रखो। अब है 8वां पॉइंट है युगपत समीकरण, सिमुल्टेनियस इक्वेशन। अब है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण सिमुल्टेनियस इक्वेशन। अब समझिए, तो युगपत समीकरण सिमुल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है? पहले से समझिए कि युग में क्या आता? जोड़ा। परिभाषा में छिपा हुआ है। युगपत, युग में क्या आता? जोड़ा। तो सिमुल्टेनियस इक्वेशन क्या है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ रखा जाता है उसे
दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए, जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, जब दो चर वाले लिखते हैं, जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ रखा जाता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसे क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ रखा जाता है, उसे युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण कहते हैं। समझ आ गया कि जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ रखा तो उसे युगपत, वही तो कितना आसान है, युग में जोड़ा, तो उसे युगपत समीकरण कहा जाता है। ऐसे इसका युगपत समीकरण का व्यापक रूप युगपत समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर, देखो यहाँ एक है यहाँ दो है, इसी के नाम है युगपत समीकरण। जोड़ा समीकरण, जोड़ा, युग में जोड़ा। तो जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ रखा जाता है, उसे युगपत समीकरण कहते हैं, सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। कितना सा युगपत, युग में जोड़ा। तो जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ रखा जाता है, उसे युगपत समीकरण कहते हैं, सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, देखो दो समीकरण है। जहां a b d e इजकल टू नॉट 0। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा जगह नहीं बच लो, रुक जाओ। यहाँ पर व्यापक रूप इसका नाम है युगपत समीकरण। कट गया फिर आ गया। आप तो नेट हम भराए हुए ना जी, चिंता कर रहे हैं। तो dx प्लस ई वाई प्लस बराबर 0, तो d का मान 0 गुना x, ई वाई प्लस एफ, 0 प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0, ई वाई प्लस एफ, एक चर y बचता है, इसलिए लिखता है a b d इजकल टू नॉट 0। अब देखिए बताते हैं। अब है कि युगपत समीकरण तो बता रहे हैं। अब युगपत समीकरण का जो हल होता है, तो केवल एक हल, सीरियस, केवल एक हल। अब याद करना, या हल नहीं होता है या अनंत हल होता है। युगपत समीकरण का, तो युगपत समीकरण का केवल एक हल होता है, या हल नहीं होता है या अनंत हल होता है। वह निम्नलिखित शर्त पर निर्भर करता है। 9वां पॉइंट,
नंबर पॉइंट आ रहा है। पॉइंट 9, युगपत समीकरण का केवल एक हल या अनंत हल या हल नहीं होता है। होता है यह निम्नलिखित शर्त पर, या निम्नलिखित शर्त पर निर्भर करता है। यह निम्नलिखित शर्त पर क्या निर्भर करता है? यानी केवल एक हल नहीं होता है या अनंत हल होता है, वह निम्नलिखित शर्त पर निर्भर करता है। अभी हम हल करने नहीं बता रहे हैं, इसके बाद बताएंगे कि युगपत समीकरण को हल करने की दो विधियां, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि। तब बीजगणितीय विधि 5 प्रकार का, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, बीजगुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि बताएंगे। एक बार बताते हैं, 6 तरह से हल करेंगे। तो पहले इसको देख लो कि युगपत समीकरण का केवल एक हल या अनंत हल या हल नहीं होता है, निम्नलिखित शर्त निर्भर करती है। इस पर हिसाब आने देंगे। अच्छा, वहाँ क्या होता था, थोड़ा सा बोर्ड बड़ा रहता था, इधर लिखते थे कि नहीं हिसाब बताते थे। तो अभी तो मिटा देंगे इसको हम, तो नहीं तुम कोई लिख पाओगे। अच्छा, नहीं तुम हिसाब में समझ हमने सामने रहेगा, नहीं बोल रहे हैं कि लिखेंगे तो जगह बचेगा, नहीं बचेगा। तो इस पर हिसाब देंगे बनाने के लिए, तो तुम कब समझोगे? जब याद करो तब नहीं समझोगे। तो देखो, तो अभी हम समीकरण हल कर रहे हैं, नहीं हल कर रहे हैं, अभी समीकरण हल नहीं कर रहे हैं, उसका मैंने गुण बता रहे हैं, भविष्यवाणी। जैसे मान लो कि देखे हमें गांव घर में कोई वस्तु हेरा जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो गांव जो रहते हैं ज्योतिषाचार्य जो ज्योतिष देखते हैं, हाथ देखते हैं, तो हमारी वस्तु हेरा है, खो गया वस्तु, तो बोलते हैं क्या एक दिन का नाम लो। ले लिए रवि, एतवार ले लिए, ओ रवि भूमे गते दूरे, वो नहीं आएगा, दूर चला गया वो। ऐसा श्लोक होता है। फिर कहते ऐसे है कि रखी हनुमान जी पर ना, ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे कहते है, ऐसे कहते तो कि राम सीता लक्ष्मण ऐसे लिखे तो हनुमान रखो रा पर, ऐसे रख दो। ओ खबर आ रहा है, हनुमान जी खबर लाते हैं। ऐसा ट्रिक है ज्योतिष का, कि दिन पर समय पर ट्रिक का ज्योतिष है। तो उसी प्रकार हम यहाँ बता रहे हैं, हम ज्योतिष नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्या चीज, कि एक ही ट्रिक हुआ, एक अंदाज किया हुआ पर रखे हनुमान, तो खबर लाते हैं, तो वो वस्तु खबर तो आ रहा है। तो किसी वस्तु को खो जाने पर उसको दिखाया जाता है किससे, जो रहते ज्योतिषाचार्य, वो बताएंगे एक दिन का नाम बोलो जी, ऐसे से बताते हैं। उसी प्रकार हम बता रहे हैं कि हल होगा या नहीं होगा, बस सब आगे बढ़ो। तो आप देखो यहां पर निर्भर करता है। तो पहला क्या है, अब रुक जाओ पहले, तो युगपत समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप
क्या लिखो है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। अब देखिए शर्त, देखिए पहला शर्त, तो अविरोधी अविरोधी इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट अविरोधी होने का शर्त, मैंने देखा क्या है कि एक हल होगा या अनंत हल होगा। अभी हम हल कर रहे हैं, हल करने से पहले बता देंगे कि इसका हल होगा या हल नहीं होगा या अनंत हल होगा, पहले ही बता देंगे, फॉर्मूला बता रहे हैं, ट्रिक। तो अविरोधी इनकंसिस्टेंट होने का शर्त, शर्त क्या है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। अगर दिखाने पर है तो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। यह युगपत समीकरण का व्यापक रूप है। तो ए एक्स प्लस, अब तैयार नहीं सामान्य जी, एफ बराबर 0। और तब इसमें क्या है कि x का गुणांक क्या है, यहाँ d, यहाँ y गुणांक b, यहाँ e, तो a बटा d बराबर नॉट b बटा e। अगर a बटा d बराबर नॉट b बटा, ऐसा आ जाए, x का गुणांक a, x का गुणांक d, y गुणांक b, y गुणांक e, a बटा डी बी बटा ई नॉट इक्वल टू नहीं रही। तो किसका शर्त है, अविरोधी का शर्त है। तो इस प्रकार के समीकरण का एक और केवल एक हल होगा। एक और केवल एक हल होगा। एक और केवल क्या, एक हल होगा। अच्छा, यानी एक और केवल एक, यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं हो, तब बोल रही लिखा है एक और केवल एक हल होगा। इसका भविष्यवाणी हो रहा है, फॉर्मूला हो रहा है, अभी हम हल कर रहे हैं नहीं। अगर ए बटा डी नोट बी बटा ई, तो एक और केवल एक हल होगा, अर्थात इसका और दूसरा हल नहीं होगा। तो एक और केवल एक हल का अर्थ होता है इसका दूसरा हल नहीं होता है। तो बोलो, तो तुम हिंदी में पढ़ता होगा, अनेक शब्दों का एक शब्द जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे क्या कहते हैं, बोल तो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं उसे क्या कहते हैं, नहीं बोले रे, जिसके समान, अनेक शब्दों के एक शब्द जिसके समान दूसरा कोई नहीं उसे क्या कहते हैं, हाँ अद्वितीय। अच्छा, अद्वितीय, हाँ राइट, अद्वितीय, बहुत अच्छा। अच्छा एक बार बोले थे, चेक कर की पढ़ाए हिंदी। गौतम बुद्ध का घर छोड़ना क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध का घर छोड़ना को क्या कहते हैं, कोई नहीं। अच्छा, माल की मतलब है गौतम बुद्ध का घर छोड़ना क्या कहलाता है। चलिए इसमें जवाब दे दिए, मैं था लेकिन उसमें जवाब नहीं दे पाए आप, जाइए, नहीं दे पाए। ज्ञान नहीं, ज्ञान होते पागल, ज्ञान नहीं। आप तुम ही सोचिए क्या आता है, गौतम बुद्ध का घर छोड़ना का क्या कहते हैं। चलो खत्म। चलिए भाई, ये सही बोले, अद्वितीय, चलो हाँ ये सही तुम बोला कि एक और केवल एक हल होगा। इसका अर्थ हुआ इसके समान कोई दूसरा नहीं है, इसके समान कोई दूसरा नहीं, क्या अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे अद्वितीय कहते हैं। तो या
अद्वितीय हल होगा। यानी एक और केवल एक हल लिखो या अद्वितीय लिखो, बात क्या बराबर है, यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं हो, उसे अद्वितीय कहते हैं। तो एक और केवल एक हल लिखो या अद्वितीय लिखो। अच्छा, इसका नाम है, ये जो देख रहा है कि जिसका हल हो जाता है उसे कहते हैं संगत समीकरण। रुक जो, इसे संगत समीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। यानी इसको क्या बोलते हैं, संगत समीकरण। क्यों? हल हो गया। जिस समीकरण का हल होता है ना, यह पूछता है कि वह द्वितीय समीकरण क्या बोलते हैं, संगत समीकरण। क्यों? उसका हल हो गया। समीकरण है, हल हो गया। जैसे मान लिया आप जितने लोग पढ़ रहे हैं अभी, अगर पढ़ने के क्षेत्र में कुछ कर गए तो संगत हो गया कि पढ़ा लिखा भाई तो अपना जीवन यापन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो संगत हो गया। कि पढ़े लिखे और कुछ करे तो संगत हो गया, यानी आपका हल निकला, तो उसको नाम क्या, संगत हुआ। अच्छा, इसका जो ग्राफ है, अभी ग्राफ बताए हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आलेखीय से हल है 3.1 में, इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी और एक बिंदुगामी होते हैं। एक बिंदुगामी होते हैं। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी और एक बिंदुगामी होते हैं। तो ग्राफ बनाओगे ऐसे, देखिए ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे देखिए, ऐसे पते बोले सन 3.1 में पढ़ना है। ऐसे रात को देखिए, x डैश y डैश, मूल बिंदु ओरिजिन, मूल बिंदु है। आप बोलो कि हाँ क्या समीकरण, दो समीकरण है। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, और द्विघात का आता परवल है, बतबो तो आती मिले बहुपद में। तो अगर इसका ग्राफ खींचेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो देखो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ये हुआ एक समीकरण का ग्राफ हो गया। इसका खींचते हो ऐसे आएगा। अब बोले कि प्रतिच्छेदी एल रेखा एम रेखा, प्रतिच्छेदी है कि नहीं। जब दो रेखाएं दूसरे को काटती है उसे प्रतिच्छेदी कहते हैं। यहाँ प्रतिच्छेदी है कि नहीं, देखिए यहाँ प्रतिच्छेदी वो बिंदु पर, या माने पी बिंदु पर कटा है, तो क्या हुआ, प्रतिच्छेदी। और जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है उसे एक बिंदुगामी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु से गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं, एक बिंदुगामी कहते हैं। तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी और एक बिंदुगामी है, एक दूसरे को काटा भी है, और यहाँ क्या है, एक बिंदुगामी, एक बिंदु पर कटा है, एक बिंदुगामी होते हैं। क्या अभी हम ग्राफ बताए हैं? नहीं। जैसा ही तुमको ऐसे आ जाए a/d=0/b/i, कभी यह अविरोधी है, इसका एक और केवल एक हल होगा या द्वितीय हल होगा, इसे युगपत समीकरण कहते हैं। ग्राफ प्रतिच्छेदी और एक बिंदुगामी, प्रतिच्छेदी में क्या समझा, तो दोनों समीकरण का आलेख दूसरे को काटेगा। अभी आलेख पढ़ाए हैं, आलेख पढ़ाए तुम देखेगा। तो पढ़ाने से पहले भविष्यवाणी है, ऑब्जेक्टिव आता है। तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और एक बिंदुगामी होंगे। एक बिंदुगामी ने क्या समझा,
जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है उसे एक बिंदुगामी कहते हैं, एक बिंदुगामी कहते हैं। नहीं तो इसको याद कर लो क्योंकि हमारे पास जगह मिटा रहे हैं। जैसे है अविरोधी होने का शर्त A/D नॉट B बटाई एक और केवल एक हल होगा और द्वितीय हल होगा। नहीं इसे संगत समीकरण कहते हैं। अब ग्राफ प्रतिच्छेदी और एक बिंदु याद करो, कभी हल किए हैं अभी ग्राफ बताए हैं, मैंने इसमें समीकरण को हल करने से पहले जान जाएंगे इसका हल होगा कि नहीं होगा, क्या हल होगा, ये फार्मूला हो गया। ये शॉर्ट याद कर दो क्योंकि इसमें हिसाब देंगे तो नहीं समझ में, तब नहीं तुम लिख पाएगा, ऐसे नहीं तुम लिख पाएगा। A/D नॉट B बटाई एक और केवल एक हल होगा और द्वितीय हल होगा, इसे संगत समीकरण कहते हैं। ग्राफ प्रतिच्छेदी और एक बिंदुगामी होंगे। अब आओ दूसरा शर्त देखिए। दूसरा शर्त विरोधी होने का शर्त। विरोधी होने का शर्त विरोधी यानी कंसिस्टेंट होने का शर्त कंडीशन। तो शर्त क्या है भैया, तो A/D बराबर B बटाई नॉट C बटाई F कि x का गुणांक A/D, y गुणांक B, y गुणांकित B बटाई नॉट इक्वल टू C बटाई अपने बराबर नहीं हो तो क्या विरोधी होगा। तो इस प्रकार के समीकरण का हल नहीं होता है, इस प्रकार के समीकरण का हल नहीं होगा, मैंने हल ही नहीं होगा उसका। और जिसका हल नहीं होगा उसे असंगत समीकरण कहते हैं, असंगत कहते हैं। इसका हल ही नहीं हो, इस मान लिया घर में आप हैं, जब तक घर में हैं पढ़ाई भी कर रहे होंगे, घर में जाकर गार्जियन को मदद करते हैं खेत में जाकर के, तो सब क्या हुआ संगत, घर का काम कर लिए, पढ़ भी लिए, सब कुछ कर लिए, बस संगत। और जो नहीं कर पाते हो क्या असंगत। तो जिसका हल नहीं होता है वो क्या असंगत, असंगत। अच्छा अब ग्राफ इसका क्या होगा, इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ समांतर होती है। बोलो अभी हम हल किए हैं, जब समीकरण को हल किए हैं नहीं, ग्राफ बताए हैं नहीं, तो क्या बता रहे हैं, ग्राफ और हल करने से पहले फार्मूला बता रहे हैं। ऐसे आएगा A/D बराबर B बटाई इक्वल टू नॉट C बटाई F, ऐसा आ जाएगा। इस प्रकार के समीकरण का हल नहीं होगा और संगत समीकरण कहते हैं। ग्राफ समांतर होती, ग्राफ क्या होती है समांतर होती, ऐसे ग्राफ ऐसे है x डैश और y डैश, x डैश y डैश। अब बोलो यहां देखिए ऐसे, इसका एक समीकरण कैसे आएगा और दूसरा कैसे आएगा, ऐसे समझिए समांतर समांतर पैरेलल, एक ऐसे है लेन भाई ले समांतर। देखें
एल एम समांतर, समांतर जाता है। तो ये ग्राफ समांतर है किसका? विरोधी का। विरोधी कंसिस्टेंट होने का शर्त। तो ए बटा डी इजकल टू बी बटा ई बराबर नॉट सी बटा एफ। इस प्रकार के समीकरण का हल नहीं होगा और संगत समीकरण कहते हैं। ग्राफ समांतर होती है और समांतर क्योंकि इसका हल होता नहीं है, ग्राफ समांतर होता है। अच्छा, इसको याद कर लो। ए बटा डी बराबर बी बटा ई नॉट सी बटा एफ। इस प्रकार के समीकरण का हल नहीं होगा और संगत समीकरण कहते हैं ग्राफ समांतर होती है। तीसरा है आश्रित होने का शर्त। तीसरा है आश्रित होने का शर्त। आश्रित, डिपेंडेंट, आश्रित डिपेंडेंट होने का शर्त। आश्रित होने डिपेंडेंट होने का शर्त ये क्या है? तो ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी। ऐसे ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा ऐसा रहे। ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ ऐसा रहे तो इसके क्या अनगिनत हल होते हैं। इस प्रकार के समीकरण का अनगिनत या अनंत हल होते हैं। इसको कुछ नहीं कहते हैं संगत या से, इसको कुछ नहीं कहा जाता है। संगत या से इसको कुछ कहा जाता नहीं है। और इसमें क्या है, ग्राफ संपाती होते हैं। ग्राफ क्या होते हैं? संपाती। संपाती क्या है? तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर ढक लेता है उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। संपाती जिसे नहीं देखी, ये दोनों ढक लिया एक दूसरे को, ये क्या संपाती है। तो जब दो रेखा दूसरे को परस्पर ढक लेती है उसे संपाती कहते हैं। तो ऐसे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखिए है कि जब दो रेखाएं दूसरे को परस्पर ढक लेती उसे संपाती रेखा कहते हैं। से दो बिंदु, एक बिंदु ए है, इस पर बिंदु बी है, तो ए बी क्या हुआ? ए और बी इस संपाती बिंदु है। संपाती का समझ लो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। कोइंसिडेंट संपाती। तो देखिए, तो एक समीकरण का ग्राफ इसी पर है, इस एल का इसी पर है, इसी पर चल जाए एम का भी, इसी पर भी, इसी पर एम का, इसी पर एम का। तो ये क्या हुआ? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं ये तो नोट में नोट। जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है
उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइन लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स, संपाती रेखा, जब दो रेखा दूसरे को परस्पर ढक लेती है उसे संपाती रेखाएं कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स कहते हैं। समझ आ गया? तो जहां रहे A/D बराबर B/I बराबर C/F, इस प्रकार यह और आश्रित समीकरण है। इस समीकरण का अनगिनत हल होगा, अनंत हल होगा। ग्राफ संपाती होते हैं। और जब इस देखिए दो रेखा है, L भी है और क्या है, M भी है। रेखा L भी है और रेखा क्या है, M भी है। इसे संपाती रेखाएं कहते हैं। अब तैयार जो हिसाब में देखिए है, ध्यान दिए, देखिए पहले तो तुम समझा देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो मिटाते हैं, इसको याद कर लो, तब तुमसे लिखवाएंगे। लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए, तो पहले एक बार सीख ले, एक बार सीख ले पहले, तब हो। तो जैसे AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, 2X माइनस 3Y माइनस 8 बराबर 0। इसका समझें, A का स्थान पर 2, अब B का स्थान पर 3 और C का स्थान पर -8। क्यों? यहाँ ये व्यापक रूप है, ये व्यापक रूप है, ये रूप है। देखिए यहाँ हमेशा प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस है, इसमें ला दो इसको ऐसे। ये व्यापक रूप है। देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो इसको ला दो प्लस से पहले। तो 2x प्लस -3y -8, एक ही बात है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब बोलो तो A का स्थान पर 2, AX 2x, प्लस तो प्लस से रह गया। अब B का स्थान पर 3 की -3, तो -3, और C का स्थान पर -8 कहना, वो कि यहाँ प्लस छिपा रहता है। जैसे 8x माइनस 2y -5 जी। तो A बराबर A का स्थान पर 8, और B का स्थान पर -2, C का स्थान पर -5। A बराबर 8, B -2 और C क्या -5। क्यों? तो 8x प्लस, यहाँ व्यापक प्लस होता है, -2y -5। समझ आ गया ये? अच्छा, अब तुमको क्या है, देखो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 और DX प्लस EY प्लस F बराबर 0। तो A ऐसे समझे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 8x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। ऐसे रहे को तुमको, या ऐसे बराबर 4 और बराबर मान लिया बराबर 4 बराबर मान लिया -5, ऐसे रहिए -6। तो इस रूप में है, नहीं है, यहाँ 0 चाहिए। तो इसको लिख सकते हो ऐसे, 2x प्लस 3y बराबर 4, 8x माइनस 5y 6। इस रूप में है, नहीं है। तो 2x प्लस 3y बराबर 4, प्लस तो माइनस 0, 8x माइनस 5y, 8x माइनस 5y माइनस तो प्लस 6 बराबर 0। अब
तो अगर हम ऐसे नहीं लाएंगे तब भी सही है। कैसे देखिए है, जैसे देखिए जैसे 2/8, 3/-5 और 4/-6। यो देखिए 2/8, 3/-5 और यहाँ देखिए -4/6, एक के दोनों है। इधर लावे या नहीं लावे बात बराबर है कि -4/6, और देखिए 4/-6 एक ही बात पड़ेगा। देखो लाग दिखा देते हैं या नहीं, मिला सकते, कोई दिक्कत क्यों नहीं ला सकते हैं। देखो ये भी आया 4/-6, तो ये भी देखिए इधर भी आया प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, तो -4/6 एक ही बात है। समझाते तब लगते हैं। तब देखो चलते हैं, अब क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 2x + 3y + 3y = 6 अब 5x + 8y = 3 का प्रकृति लिखें, नेचर लिखें, क्या क्या लिख सकते हो। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन तुम अगर ऐसे करना चाहते हो, अगर व्यापक रूप है इसलिए है ax + by + c = 0 और dx + ey + ऐसा रूप तुम लाना चाहते हो, ऐसे पर तुम ला देते हैं, हम बिना लाए बना सकते हैं। तो इसमें क्या देखो प्रकृति इसका लिखेंगे, ऐसा है लिख देंगे। तो 2x + 3y - 6 = 0, ऐसे ऐसे ला दिए। और देखिए है अब 5x + 8y - 3 = 0, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, 2x + 3y प्लस तो -6 = 0। अब 5x + 8y - 3, इसका ही बात मान ली। अच्छा, तो पहले 2 बराबर करो, तो चूंकि 2/5 नहीं था, a/d, ए का स्थान पर 2, बी का स्थान पर 3, सी का स्थान पर -6 और डी का स्थान पर 5, ई के स्थान पर 8, एफ के स्थान पर -3 था। तो 2/5 = 3/8। देखो पहले बराबर है, 2/5 = 3/8, ये x का गुणांक 2, ए का स्थान पर 2, बी का स्थान पर 3, सी का स्थान पर -6, एक डी का स्थान पर 5, ई के स्थान पर 8, एफ के स्थान पर -3। तो बोलो, तो 2/5 = 3 बराबर है, 2/5 बराबर है, तो कट गया। जैसे कट गया तो ये क्या हो गया, अविरोधी। तो यह अविरोधी समीकरण है। इसका एक और केवल एक हल होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा या संगत समीकरण है। फॉर्मूला बता दिए हैं, यह संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी और एक बिंदु गामी होते हैं। देखो
एक बिंदुगामी होते हैं। आए बात सुन रही, अगर इसको नहीं भी इधर ले जाएंगे तो वही बात पड़ेगा। अगर तुम देखो ऐसे है 2x प्लस 3y बराबर 6, 5x प्लस 8y बराबर 6, क्या होता है? ए 2/5 3/8 है बराबर नहीं है। देखिए बात लावे या नहीं लावे, बात बराबर है। समझ में आ गया होगा। तो ऐसा समीकरण देगा तो ऐसे तौर पर ऑब्जेक्टिव कि 2x प्लस ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 0 और 5x प्लस 8y माइनस 3 बराबर क्या है 0। तो ये कैसा समीकरण है? तो देखिए वो 2/5 नोट 3/8। ओ तो यह अविरोधी समीकरण है। इसका कितने अद्वितीय है? एक और केवल एक, यानी अद्वितीय हल होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी एक बिंदुगामी होंगे। इसे क्या कहते हैं? संगत समीकरण कहते हैं। ये प्रकृति हो गया है ना। तो मिटाते हैं क्वेश्चन 1। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 देखें, स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन 2 देखें 2 2x प्लस 3y बराबर 6, 4x प्लस 6y बराबर 5। अब देखें इसको इधर लाओ या नहीं लाओ, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। अरे सही कर लेगा तो लो, तो क्या हो जाएगा ये? तो अगर इधर लाते हो तो 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0। तो चूंकि 2/4 3/6 2/4 बराबर 3/6। आप बोलो पहले देखो बराबर है कि नहीं, देख लो तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 सही बराबर है। देखो 2 दूनी लिखी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 वो बराबर है। तो आगे बढ़ जाएंगे। 2/4 x गुणांक 2 यहाँ 4 और y गुणांक 3 तो y के 3/6 बराबर है। और तब आगे बढ़ेंगे तो बराबर -6/-5 क्योंकि c का स्थान पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 dx प्लस ey से बराबर 0। a का स्थान पर 2, b का स्थान पर 3, c का स्थान पर -6 और d का स्थान पर 4, e का स्थान पर 6, f का स्थान पर -3/6 अब -6 बटा तो 2 दूनी 4 माइनस कट जाइए। तो बोलो तो क्या हो गया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर नोट 6/5 बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो कौन लग गया ये? तो a/d बराबर b/e बराबर नोट c/f। तो क्या हुआ? विरोधी बता दिए थे। तो यह विरोधी समीकरण है। समीकरण है, इसका हल नहीं होगा। इसका हल नहीं होगा। भविष्यवाणी है। ग्राफ समांतर होगी। देखिए प्रकृति हो गया। जहां पूछेगा इसका ग्राफ जी तो 2/4 3/6 -6/5 तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6/5 बराबर है? बराबर है नहीं, नॉट। विरोधी है, हल नहीं होगा, ग्राफ समांतर होगी है न। प्रकृति हो गया। आप क्वेश्चन ले लो स्क्रीनशॉट। अंतिम कर हैं, ये बच रहा है। तीसरा देखो, तीसरा
2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 का प्रकृति बताइए। थोड़ा कंठस्थ करो, कंठस्थ, तो प्रकृति क्या हो जाएगा भाई। कंठस्थ करो, कंठस्थ रे। तो चूंकि देखिए x का गुणांक पहले हल लिख दें, हल सोल्यूशन। तो 2x 3y प्लस 2 माइनस 0, 4x 6y माइनस 10 बराबर 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्योंकि इसको ला दिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। a का स्थान पर 2, b का स्थान पर 3, c का स्थान पर -5, d का स्थान पर 4, e का स्थान पर 6, f के स्थान पर -10। तो चूंकि 2/4 3/6 यहाँ -5 बटा -10। ओहो, दू दूनी 4, ओ बराबरे 6, बराबर 6, 1/2 बराबर 1/2 है, वो सब बराबर आपस में है। तो ये क्या हो जाए बोलो, ये किसका शर्त है जी। तो यह आश्रित समीकरण है। कि कैसा समीकरण है बोलो, इसका ग्राफ कैसा होगा, पूछिए इसका ग्राफ कैसा होगा। बैठ गया जी, ग्राफ कैसा होगा जी। पैरेलल, आय पागल, पैरेलल कहता है। क्या लिखता है ग्राफ। हाँ, संपाती। देखिए डुलट कब है, संपाती। हाँ देखिए, तो यह आश्रित समीकरण है। यह क्या है, यह आश्रित समीकरण है। इसका अनंत या अनगिनत हल होंगे। ग्राफ संपाती होगा, बस ग्राफ संपाती होगा, आश्रित समीकरण है। तो आज क्या बताए, अभी हल करने नहीं बताए, आज क्या बताए कि इसकी प्रकृति बताए, ऑब्जेक्टिव, तब कल बताएंगे। इग्नोर बते वो लेसन में ही, और वो कल बताएंगे कि युगपत समीकरण का हल 2 तरह से, बीजगणितीय और ग्राफीय विधि। फिर अलजेब्राइक बीजगणितीय विधि 2 प्रकार थी, 5 प्रकार के बताए थे। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, रूपटीकरण विधि, बीजगुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। कल से चलेगा। है नंबर, कितना नंबर है ले लो, नंबर लिखो। आज होमवर्क याद करने के लिए नंबर है। आज ये होमवर्क, इसको जो पढ़ा उसको याद करना, कल से मैथ बताएंगे। आज द्विघात में जो दिक्कत होगा ना, वो बोलना। वो नंबर कितना है? कौन नंबर कितना है? कौन नंबर देख रहे?
क्या नंबर लिख रहे हैं? नंबर बोलो बोलो। 62 बोलो। 62 02 84 85 30। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप यही थे व्हाट्सएप नंबर। ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया PH। व्हाट्सएप नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर कितना नहीं है बस ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई दिक्कत हो हमको तुम कर दो। 70 42 86 40 72। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है जी, व्हाट्सएप नंबर। कैसे लिखिए वो बता ना, व्हाट्सएप नंबर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो, ये कॉन्टैक्ट फोन। समझिया? तो जरूरी में करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। अब छोड़ दीजिए, थोड़ा नेट खत्म हो लो। अब वो कल पढ़ाएं तो होमवर्क क्या दिए, इस आजा नहीं थोड़ा द्विघात में सब हिसाब बताए हुए हैं, कहीं 17 लोड नहीं किए हैं। जो कमजोर कैंडिडेट हो, मैं थोड़ा वीडियो देखो, एक एक हिसाब। बोलिए 23 वीडियो यहाँ है, 24 वीडियो, सब किताब से बता लीजिए। आप पूछो तो पूछिए, हम आते हैं, हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। और अब छोड़ देते हैं, अब कल शुरू करेंगे इसका हिसाब। है अभी थ्योरी चल रहा है, कल कुछ और थ्योरी बाकी है। और कल से 2 टाइम मैंने रुकी न, थोड़ा सा हम सोच, लेकिन जरूर करबो, जरूर पहले टाइम पढ़ी न, जरूर कर देवो। हमारा पर छोड़ दें तो हम जरूर पूरा कर देवो कोर्स। हम ये ना हो, हम अभी सही हो, बिल्कुल सही हो। अभी कल से एक टाइम ही रह दे, हम कर देवो, लेकिन जल्दी सोच के, ठीक है। अभी ये टाइम पढ़िए खाली, अभी 7 से 9, 7 बजे से रहती हैं, बाकी सोचबो। अभी एक टाइम रहती हैं, केवल मैंने हम बोल रहे हैं क्या कि अभी एक ही टाइम चलेगा। अभी चलेगा तुमको यही 7 बजे चलेगा, 7 बजे। और दूसरा टाइम हम बोलेंगे तब तुम इंतजार करना। अब यही टाइम चलने दो, फिर आपसे कल इस टाइम मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, याद करना।